गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 94 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक कल के टेस्ट में हो गया था, यानी मुगल काल चल रहा है अपना। मुगल काल में 2-3 टेस्ट और आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसका बना रखा है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 94 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और इस टेस्ट सीरीज़ की फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से। तो पहला प्रश्न है, अकबर के सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या किया अकबर ने, बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की, शराब की बिक्री पर रोक लगाई और लड़के तथा लड़कियों के विवाह की आयु लड़के की 21 वर्ष, लड़की की 18 वर्ष निर्धारित की। पहला करेक्ट है, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया अकबर ने, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की, शराब की बिक्री पर रोक लगाई। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 4 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, एक में ही है केवल 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, अकबर ने लड़के के लिए विवाह की आयु 16 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष निर्धारित की थी। ठीक है, ऊपर गलत लिखा है। बाकी अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की, शराब की बिक्री पर रोक लगाई। तो पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है और चौथा वाला इनकरेक्ट है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं और पेड टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मुगल काल में भूमि विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहली है खालसा भूमि और दूसरी है जागीर भूमि। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधिकार क्षेत्र में रहती थी और अकबर ने अपने शासनकाल में इस भूमि के विस्तार पर बल दिया। और जागीर भूमि राज्य के प्रमुख कर्मचारियों को उनकी आय के बदले दी जाती थी। कौन सा सही समय लेते हैं इनमें से? ये दोनों के दोनों सही समय लेते हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की जो समस्त भूमि है वो 3 वर्गों में विभाजित थी, खालसा भूमि, जागीर भूमि और सयूरगल भूमि। ठीक है, ऑप्शन में थे खालसा भूमि, जागीर भूमि, तो ये है खालसा, ये है जागीर। देखिए, खालसा की अब बात करें अगर पहले, तो खालसा भूमि जो है प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधिकार क्षेत्र में रहने वाली भूमि थी। इससे प्राप्त आय का उपयोग राजा के अंगरक्षक एवं निजी सैनिकों पर युद्ध की तैयारी आदि पर किया जाता था। और अकबर ने जागीर भूमि को कम करके, यानी इस भूमि को कम करके खालसा भूमि के विस्तार का निर्णय लिया। जागीर भूमि की बात करें तो यह भूमि राज्य के प्रमुख कर्मचारियों को उनके वेतन के बदले दी जाती थी। जब इस भूमि का केंद्र के निरीक्षण में हस्तांतरण होता था तब इसे पायबाकी कहा जाता था और भूमि प्राप्त करने वाले को भूमि से कर वसूलने का अधिकार मिलता था। अब है सयूरगल भूमि। सयूरगल भूमि, इस प्रकार की भूमि को मदद ए मांस भी कहा जाता था। यह भूमि धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान के रूप में दी जाती थी और इस तरह की अधिकांश भूमि अनुत्पादक होती थी। तीसरा प्रश्न है, अकबर की भू राजस्व नीति से रिलेटेड। अकबर की भू राजस्व नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह सूरी द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का प्रयोग अकबर ने भी राजस्व दरों के निर्धारण के लिए किया। आमिल तथा करोड़ी का संबंध भू राजस्व की वसूली से था। उपरोक्त में से कौन सा वाला करेक्ट है, बताइए। ये दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, मुगल शासकों में अकबर ने ही सबसे पहले भू राजस्व व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया। मुगल शासकों की बात हो रही है। प्रारंभ में उसने शेरशाह सूरी की राजस्व व्यवस्था को अपनाया। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का प्रयोग अकबर ने भी राजस्व दरों के निर्धारण के लिए किया। गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने पूरे उत्तर भारत में करोड़ी नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की और उन्हें अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। करोड़ी की सहायता के लिए आमिल नियुक्त किए गए। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मुगल काल में भूमि के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोलज भूमि, छच्चर भूमि, बंजर भूमि। कौन सा युग्म सही सम्मिलित है बताना है इसमें। पोलज भूमि, इस भूमि को 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के पश्चात खेती की जाती थी। छच्चर भूमि, इस भूमि पर नियमित रूप से खेती की जाती थी। बंजर भूमि, निकृष्ट कोटि की भूमि। वो बंजर है तो निकृष्ट कोटि की भूमि होगी, करेक्ट है, पढ़ने से लग रहा है वो। लेकिन जो पोलज भूमि थी, पोलज भूमि पर नियमित रूप से खेती की जाती थी। ठीक है, तो पोलज भूमि वाला ये होगा। और छच्चर भूमि या चाचर भूमि, इस भूमि को 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, उसके पश्चात खेती की जाती थी। तो 2 का ए से मिलेगा, यानी पहला भी इनकरेक्ट है, दूसरा भी इनकरेक्ट है, ये दोनों सम्मिलित नहीं है, केवल तीसरा सही सम्मिलित है, इसलिए बी है इसका आंसर। तो एक है पोलज भूमि, छच्चर भूमि या चाचर भूमि, बंजर भूमि और परती भूमि। पोलज भूमि, इस भूमि पर नियमित रूप से खेती की जाती थी, तो पहला वाला सही सम्मिलित नहीं है। चाचर भूमि, ऐसी भूमि जिस पर लगभग 3 या 4 वर्षों तक खेती नहीं की जाती थी, तो दूसरा वाला भी सम्मिलित नहीं है। तीसरा वाला सही सम्मिलित है। निकृष्ट कोटि की भूमि, जिसे 5 वर्षों के लिए काश्त के प्रयोग में लाया गया हो। और जो परती भूमि है, यह भूमि उर्वरा शक्ति प्राप्त करने हेतु 1 या 2 वर्षों तक परती पड़ी रहती थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन परती भूमि का है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन परती भूमि का है। चलिए, 5वां प्रश्न है। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मुगल काल में खुम्स नामक कर समाप्त कर दिया गया था, और इस काल में तखसीस व तहसील का संबंध भू राजस्व वसूली की पद्धति से था। बताइए। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। देखिए, मुगल काल में खुम्स नामक कर समाप्त कर दिया गया क्योंकि मुगल सैनिक वेतन भोगी थे, अतः उन्हें लूट की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। अकबर के शासनकाल में 1570 से 1571 में, यानी टोडरमल ने, किसने, टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जाप्ती का प्रारंभ किया, और इसमें भूमि की पैमाइश, ठीक है, एवं खेतों की मूल वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर कर दरों को निर्धारित किया जाता था। और इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थीं, एक को तखसीस और दूसरे को तहसील कहते थे। ठीक है, तहसील यानी वास्तविक वसूली। और ये जो वर्ड्स है ना, तखसीस हो गई, तहसील हो गई, भूमि की पैमाइश करना, ये आज तक प्रचलित हैं। ठीक है, अगर आप तहसील में पटवारी हैं, लेखपाल हैं, कानून गो हैं, नायब तहसीलदार हैं या एसडीएम तक, ठीक है, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं आज भी। वही तहसील है, आज तक चल रही है। नंबर 6 पर आ जाइए। जलाली नामक सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया। यूपीपीएससी प्रश्न कर चुकी है पहले इस पर, ऐसे ही पूछा सीधे सीधे। इसका उत्तर है अकबर। तो अकबर ने जलाली नामक चौकोर आकार का जो है रुपया चलाया था, यानी सिक्का। नंबर 7 पर आ जाइए। मुगल काल में कृषकों के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खुदकास्त और दूसरा है मुजारियान। देखिए, खुदकास्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वो निवासी थे, और इनका भूमि पर अधिकार अस्थायी था। मुजारियान की बात करें तो ये किसान दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। दूसरे गांव में जाकर खेती करके अपना जीविकोपार्जन करने वाले मुजारियान नहीं थे। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है, खुदकास्ट सही है। और सही ढूंढना है तो केवल ये करेक्ट है। देखिए, जो दूसरे गांव में जाकर कृषि करके जीविकोपार्जन करते थे उनको पाही कास्त किसान कहा जाता था। ठीक है, पाही कास्त किसान। मुजारियान कौन थे। मुजारियान कृषकों के पास जो है इतनी कम भूमि होती थी कि वे उस भूमि में अपने परिवार के कुल श्रम का प्रयोग नहीं कर पाते थे, इसलिए कृषकों की जमीन किराए पर लेकर वो कृषि कार्य करते थे मुजारियान। बाकी पहला वाला करेक्ट है। खुदकास्ट, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के ये निवासी थे,
और इनका भूमि पर अधिकार जो है वो अस्थायी था। इसे मालिक ए ज़मीन कहा जाता था। तो क्लियर हो गया होगा। खुदकास्ट कौन है, मुजारियान कौन है, पाही कास्त कौन है। पाही कास्त दूसरे गांव में जा रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं और जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ठीक है। और मुजारियान के पास भूमि इतनी कम है कि जो उनका पूरा परिवार है वो उसमें खेती नहीं कर सकता, तो और भूमि की उनको आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, तो किराए पर लेकर कृषि कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मुगलकालीन मुद्रा व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहरुख तथा बाबरी नामक सिक्के अकबर ने चलाए। इंपॉर्टेंट, अलग से प्रश्न कर सकता है और पूछा भी गया पहले। हुमायूं ने मोहर नामक सिक्का चलाया। मुगल काल में चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलन में था। उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है, बताना है। सही नहीं है। देखिए, शाहरुख तथा बाबरी नामक सिक्के अकबर ने नहीं बल्कि बाबर ने चलाए, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। मोहर नामक सिक्का हुमायूं ने नहीं बल्कि अकबर ने चलाया। और मुगल काल में चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलन में थे, तीसरा वाला सही है। अपने को ढूंढना है इनकरेक्ट। ठीक है, तो पहला इनकरेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया। और बाबर ने ही कांधार में बाबरी नामक, ये भी सिक्का चांदी का था। तो शाहरुख और बाबरी दोनों हो गए चांदी के सिक्के। शाहरुख काबुल में और बाबरी कंधार में। हाँ सॉरी, हाँ बाबरी कंधार में, किसने, बाबर ने। अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल के आरंभ में मोहर नामक सिक्का चलाया। ठीक है, अकबर ने अपने शासनकाल में मोहर नामक सिक्का। पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा गलत है मतलब। ठीक है, इसलिए वही अपना उत्तर है। और मुगल काल में चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलन में थे। चांदी का रुपया मुगल कालीन व्यवस्था का आधार था, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट सही हो गया। उल्लेखनीय है कि चांदी के रुपए का प्रचलन सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किया था, अगर प्रश्न आ जाए तो। ठीक है, अकबर से भी पहले। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मुगलकालीन सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्वर्ण का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का इलाही था। अकबर ने कुछ सिक्कों पर राम बे सीता की मूर्ति अंकित करवाई। और जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया। और शाहजहां ने दाम तथा रुपए के मध्य आना नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। इस तरह के स्टेटमेंट में गलत होने की संभावना यहाँ हो सकती है, क्योंकि निसार क्या पता जहांगीर की जगह कुछ और हो, आना किसी और का हो शाहजहां के अलावा। लेकिन यहाँ करेक्ट है, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, चारों के चारों। स्वर्ण का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का इलाही था। अकबर ने कुछ सिक्कों पर राम सीता की मूर्ति अंकित करवाई। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया। और शाहजहां ने दाम तथा रुपए के मध्य आना नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। तो चारों के चारों सही हैं। डी है इसका आंसर, 1 2 3 4। देखिए, स्वर्ण का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का इलाही एवं सबसे बड़ा सिक्का था संबस, संसब। ठीक है, समसब। और अकबर ने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति अंकित करवाई तथा उस पर राम सिया लिखवाया। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलवाया। ठीक है, जो रुपए का 1/4 था। और शाहजहां ने दाम तथा रुपए के मध्य आना नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। देखिए, मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई जो है औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, उसने सिक्कों पर कलमा अंकित करने की प्रथा बंद कर दी तथा अंतिम काल में जारी सिक्कों पर अब्दुल बाकी साहबाई द्वारा रचित पद्य अंकित करवाया। तो प्रश्न अलग से बन सकता है कि मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई किसने की और किसने सिक्कों पर कलमा अंकन की प्रथा बंद कर दी थी। वो है औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है मुगलकालीन राज्य और सूची 2 में है उद्योग। मुगलकालीन राज्य आगरा तथा बनारस, फैजाबाद एवं खानदेश वर्तमान का अयोध्या, अमृतसर है, लाहौर और गुजरात है। कहाँ ऊनी वस्त्र है, कहाँ सूती वस्त्र है, कहाँ कपड़ों की रंगाई हो रही है, कहाँ रेशमी वस्त्र, बताइए। देखिए, मुगलकालीन राज्य में आगरा और बनारस
थे सूती वस्त्रों के लिए। फैजाबाद और खानदेश में होती थी कपड़ों की रंगाई। अमृतसर हो गया ऊनी वस्त्र के लिए, और लाहौर एवं गुजरात हो गए रेशमी वस्त्रों के लिए। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 3। ए का हो गया 2, बी का हो गया 3। तो यानी सी को हटा दीजिए और ए को हटा दीजिए। आंसर बी है या डी है? अमृतसर हो गया ऊनी वस्त्रों के लिए और लाहौर और गुजरात हो गए सूती वस्त्रों के लिए। तो डी हो गया इसका आंसर, यानी 2 3 1 4। देखिए, उद्योग के क्षेत्र में रुई का उत्पादन एवं उससे निर्मित सूती वस्त्र निर्माण का उद्योग सर्वाधिक विकसित था। सूती वस्त्र निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र थे आगरा, बनारस, बुरहानपुर, पाटन, जौनपुर, बंगाल और मालवा। रंगसाजी अर्थात कपड़ों को रंगने का उद्योग फैजाबाद एवं खानदेश में खूब प्रचलित था। आगरा की बात करें, गुजरात की बात करें, ढाका की बात करें, लाहौर की बात करें, ठीक है, पूरा क्षेत्र एक ही था उस समय। ये रेशमी कपड़ों और मलमल के लिए प्रसिद्ध थे। और जहांगीर ने ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना की थी अमृतसर में। क्लियर? तो ये मुगल काल की हमारी तीसरी क्लास है। अभी 2, ठीक है, और चलेंगी, उसमें पूरा मुगल काल कंप्लीट हो जाएगा, 3 और। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। ये नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से जो है UPSC सिविल सेवा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और स्टेट PCS तो करती रहती है। ठीक है, स्टेटमेंट बनाकर करते हैं, या कुछ वर्ड्स होते हैं सीधे सीधे उठाती है UPSC सिविल सर्विसेज,